नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिख धर्म पे एक वीडियो दूंगा। चूँकि वो टॉपिक थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने आज वो टॉपिक नहीं लिया है और आज मैं सीधे आपको देखिए सल्तनत काल के बाद मुग़ल वंश से शुरू कर रहा हूँ। तो मुग़ल वंश देखिए एक बड़ा साम्राज्य होता है भारतीय इतिहास में और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जो मेरे व्यूवर्स जो है चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिलती रहे उससे। और अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं और मुझे इस तरह की वीडियो और बनाने चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए प्रयास करता हूँ। तो आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मुग़ल वंश का संस्थापक रहता है वो बाबर रहता है। और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जिन मुग़ल शासकों के क्रम से सत्ता पे वो आसीन हुए, उन शासकों को मैंने लिख रखा है। तो आइए एक बार हम लोग उनको देख लेते हैं ताकि आगे जब हम घटनाओं को देखते रहें तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनता रहे कि हम किस तरह से जो है उन शासकों के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए, बाबर से लेके औरंगजेब तक तो लगभग क्रम सबको पता है और इस एक क्रम में ये पिता पुत्र भी रहते हैं। सबसे पहले बाबर होता है, उसके बाद हुमायूं सत्ता पे आता है, तत्पश्चात अकबर और जहांगीर आता है अकबर के बाद। फिर अगला शासक शाहजहां होता है और उसके बाद औरंगजेब शासक बनता है। तो 1 से लेके 6 तक तो इन लोगों का क्रम ठीक है और लगभग याद भी है सबको। लेकिन इसके बाद जो है उत्तरवर्ती जो मुग़ल शासक कहलाते हैं या उत्तर मुग़ल शासक कहलाते हैं, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैंने इनको देखिए इसी क्रम में क्रोनोलॉजिकल आर्डर में ही लिख रखा है ताकि आपको कोई भ्रम न पैदा हो। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में देखिए जो 8वां शासक होता है और उत्तरवर्ती शासकों में ये प्रथम शासक होगा, वो होता है बहादुर शाह प्रथम। इसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था, शाह आलम प्रथम भी इसे कहा जाता था। तो ये दोनों नाम है इसके, आपको ध्यान रखना है। फिर बहादुर शाह प्रथम के बाद देखिए जहांदार शाह शासक बनता है और जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर शासक बनता है। उसके उपरांत रफ़ीउद्दर्जात शासक होता है। फिर जो 12वां शासक होता है मुग़ल वंश का वो रफ़ीउद्दौला होता है। इसके पश्चात देखिए प्रसिद्ध एक शासक है मुग़ल मोहम्मद शाह रंगीला, 13 नंबर पे ये आता है। तो आप इनके क्रम को भी याद रखिए। फिर जो अगला शासक आता है वो अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और अंतिम शासक जो 18 नंबर पे आता है वो है आपका बहादुर शाह द्वितीय। और इसे जफ़र भी कहा जाता था या जफ़र उपनाम से ये कविताएं लिखता था और शायरी लिखता था। तो ये आप एक बार क्रम अपने दिमाग में बिठा लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना। और यहाँ के जो उत्तरवर्ती मुग़ल शासक हैं, इनको एग्जाम में कई बार क्या है कि इनको दे दिया जाता है कुछ बीच से शासकों को उठा के और उनको क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आपसे पूछी जाती है, अरेंज करने के लिए। तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम बाबर को देखते हैं यहाँ पे। तो बाबर का जो मूल नाम है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहता है। कई बार हमसे इनके मूल नामों को और प्रसिद्ध शासकों के जो लोकप्रिय नाम हैं उनको पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसलिए आपको याद रखना है कि इसका मूल नाम जहीरुद्दीन रहता है। इसका जन्म जो है वो देखिए फरगना में हुआ रहता है। अब एक चीज़ मैं यहाँ आपको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ मैंने बाबर की जो घटनाएँ हैं वो हिंदुस्तान में आने के बाद जो घटनाएँ हैं उन्हीं घटनाओं को मैंने लिखा है। और इसका करने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि परीक्षा में उन्हीं से चीज़ें पूछी जाती हैं। बाबर जो अफ़गानिस्तान में रहता है और जो फिर समरकंद में रहता है उससे बहुत कम प्रश्न होता है, इसलिए मैंने उन चीज़ों को यहाँ नहीं लिखा है। तो देखिए, इसके पिता का नाम जो है वो उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम रहता है। ये खैर पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन जनरली मैंने इसलिए बता दिया ताकि बहुत सारे लोग इसमें नए भी हैं चैनल पे, तो उनके लिए थोड़ा सहूलियत रहे। अब इसकी देखिए कुछ प्रमुख उपाधियाँ रहती हैं, वो हमें देखना चाहिए। तो एक इसकी उपाधि हजरत फिरदौस मकानी, ये बाबर की उपाधि है, इसको आपको याद रखना है। फिर एक उपाधि इसकी देखिए कलंदर की रहती है। और जब ये हिंदुस्तान में जीतता है पानीपत में, तो इसने अफ़गानिस्तान में काबुल में बहुत सारे चांदी के सिक्के बंटवाए और उसी उदारता के चलते इसे कलंदर कहा गया। फिर इसकी एक उपाधि गाजी की है और ये गाजी की उपाधि ये लेता है खानवा के युद्ध से पहले। ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो आपको ये भी याद रखना। अब बाबर के आक्रमण के समय हिंदुस्तान की स्थिति क्या रहती है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। और इसकी जानकारी देखिए स्वयं बाबर द्वारा लिखित बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी जो उसकी रचना रहती है, उसमें स्वयं बाबर ये उल्लेख करता है कि कौन सा शासक कहाँ पे स्थापित रहता है। तो इसने कुल 5 मुस्लिम शासकों और 2 हिंदू शासकों के बारे इसमें
इसमें लिख रखा है। और जब मैंने आपको क्षेत्रीय राज्यों के बारे में पढ़ाया था तो इन शासकों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। तो अब मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ आपसे उनके बारे में फिर बात करूँगा तो आप वहाँ कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे कैसे कौन से शासक स्थापित थे। तो देखिए, जो पहला शासक हम देखेंगे जिसका बाबर उल्लेख करता है वो इब्राहिम लोदी रहता है। ये लोदी वंश का अंतिम शासक रहता है और ये दिल्ली सल्तनत पे काबिज रहता है उस समय। मेनली आप ये समझिए उत्तर भारत का क्षेत्र। फिर उसने बहमनी वंश के बारे में बता रखा है। तो मैंने बताया था कि नहीं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू द्वारा तुगलक काल में इसकी स्थापना होती है विद्रोह करके, उसको आपने देखा था। फिर मालवा के बारे में देखिए, मैंने क्षेत्रीय राज्य में आपको बताया था कि गोरी और खिलजी वंश 2 वंश स्थापित होते हैं। तो बाबर ने मालवा के क्षेत्र में स्थापित इन वंश का उल्लेख किया है। फिर गुजरात के बारे में देखिए, मैंने आपको बताया था कि जफर खान ने वहाँ क्षेत्रीय राज्य स्थापित किया था और इस समय देखिए गुजरात स्थापित रहता है एक राज्य के रूप में। फिर बंगाल में आपने देखा था क्षेत्रीय राज्य में इलियास शाही वंश, तो ये बंगाल में एक मुस्लिम शासक वंश स्थापित है। तो कुल 5 ये मुस्लिम शासक वंश और 2 हिंदू शासक वंशों में कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य पे शासन कर रहे होते हैं और मेवाड़ का शासक राणा सांगा, ये प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में बाबर ने स्वयं उल्लेख किया। अब देखिए, राणा सांगा राजपूत वंश का एक शक्तिशाली शासक रहता है और इसने स्वयं बाबर को भी आक्रमण करने में आक्रमण के लिए आमंत्रित करने में इसकी भी भूमिका रहती है, क्योंकि ये सोचता है कि अगर बाबर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को पराजित कर देगा तो मैं जो है दिल्ली पे कब्जा कर लूँगा। तो बाद में आगे बाबर की इससे भी लड़ाई चलती है। तो अब हम बाबर के आक्रमण के बारे में देखते हैं। तो कुल 5 प्रसिद्ध आक्रमण हैं इसके जो शुरू में होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आक्रमण जो है वो बाजौर और भेरा एक जगह है 1519 में। यहाँ मैंने डेट बस इसलिए लिख रखी है ताकि आपको याद रहे कि पहला आक्रमण 1526 न होकर 1519 है हिंदुस्तान पे अगर पूछा जाए, तो ये आपको याद रखना है। और सर्वप्रथम तोपों के प्रयोग की बात की जाए तोप खाने की, तो उसको भी आप ये कन्फ्यूजन में मत आइएगा, उसने पानीपत में प्रयोग किया था। सबसे पहला प्रयोग जो है तोप खाने का उसने बाजौर और भेरा के युद्ध में किया था बाबर ने। फिर दूसरा आक्रमण पेशावर पे होता है, तीसरा सियालकोट पे, चौथा लाहौर और दीपालपुर पे होता है और 5वां सबसे जो प्रमुख अभियान है बाबर का वो पानीपत का प्रथम युद्ध जिसे हम सभी जानते हैं। और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। तो ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। यहाँ बस डेट मैंने इसलिए दे दी है ताकि ये पूछा जाता है एग्जाम में अरेंज करने के लिए घटनाओं को, तो आपको बस याद रहे। हाँ, इन युद्धों को आपको क्रम से याद रखना है जिनको मैंने लिख रखा है, क्योंकि वो भी आपको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो देखिए, इसी पानीपत युद्ध में बाबर ने तुलुगमा और उस्मानी पद्धतियों का इस्तेमाल किया। अब तुलुगमा पद्धति क्या है? तो सैनिकों को युद्ध के मैदान में जो सजाने की पद्धति थी वो तुलुगमा पद्धति थी और उस्मानी पद्धति तोपों को सजाने की पद्धति थी। तो ये आपको याद होना चाहिए, सेना को सजाने के लिए था और ये तोपों को सजाने के लिए था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग उस्मानियों द्वारा किया गया था, इसलिए इसको उस्मानी पद्धति कहते हैं। इसके बाद जो अगली लड़ाई बाबर की है वो है 1527 में खानवा की लड़ाई। अब देखिए, खानवा की लड़ाई बाबर को राणा सांगा से लड़नी पड़ती है और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की थी। और जिहाद का नारा इसलिए देता है क्योंकि राणा सांगा भी एक बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता है और बाबर के जो सैनिक रहते हैं वो थोड़ा डरे हुए रहते हैं। तो बाबर उनके अंदर ऊर्जा का उत्साह जगाने के लिए उसने गाजी की उपाधि जिहाद का नारा दिया और वो धर्मयुद्ध का नाम दे देता है। और इसी दौरान उसने बहुत सारे करों को माफ़ करने की भी बात की थी कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो माफ़ कर दूंगा। तो एक ये समझिए कि जैसे होता है कि बूस्ट करने के लिए, हाउस द जोश वाली बात, जैसे आप देखिए उरी में करता है वो सैनिकों में उत्साह भरने के लिए, उसी तरह से बाबर ने यहाँ जिहाद का नारा दिया। और हम सभी जानते हैं कि इसमें राणा सांगा पराजित होता है और बाबर इस युद्ध को जीत लेता है। फिर जो अगला प्रमुख युद्ध है बाबर का हिंदुस्तान में वो चंदेरी का युद्ध है और ये 1528 में लड़ा जाता है और ये मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा जाता है। और एक प्रमुख बात ये रहती है कि इस युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर के साथ लड़ता है। अब आपको इसलिए मैं यहाँ अलग से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आगे युद्धों में शेरशाह सूरी अफगानों की तरफ से लड़ेगा और फिर स्वयं हुमायूं से लड़ता है और हुमायूं को पराजित करता है और फिर भारत में सूर वंश की स्थापना करता है। तो उसको आप वहाँ चल के कनेक्ट कर पाएंगे। और चंदेरी के युद्ध में देखिए मेदिनी राय पराजित होता है। फिर बाबर का जो अगला मुकाबला होता है वो घाघरा के युद्ध में अफगानों के संघ से होता है और वो 1529 में, यानी बाबर का अंतिम युद्ध जो है हिंदुस्तान में 1529 ही है, घाघरा का युद्ध। और ये जो है बाबर को अफगान संघ से लड़ना पड़ता है। और इस अफगान संघ में अब देखिए शेरशाह सूरी,
जो कि पहले चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ लड़ता है, लेकिन इस युद्ध में जो है वो अफगान संघ से लड़ता है। देखिए सिकंदर लोदी भले पराजित हो जाता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित जो अफगान सरदार रहते हैं वो अभी भी यूनाइट होते हैं बाबर के खिलाफ कि बाबर को बाहर से खदेड़ा जाए भारत से। फिर देखिए बंगाल का शासक नुसरत शाह और इब्राहिम लोदी का भाई और सिकंदर लोदी का पुत्र महमूद लोदी, इन तीनों ने मिलकर जो संघ बनाया वो बाबर से लड़ता है घाघरा के युद्ध में। अब इसमें देखिए शेरशाह सूरी इतना चालाक रहता है कि वो जानबूझ के अपनी ऊर्जा के साथ नहीं लड़ता है, और उसका उद्देश्य ये रहता है कि अगर इसमें महमूद लोदी पराजित हो जाएगा तो सबसे शक्तिशाली और सबसे श्रेष्ठ जो अफगान बचूंगा वो मैं बचूंगा, और फिर मैं जो है अपने हिसाब से इनको पराजित करके कब्जा कर लूँगा सत्ता पे, और वही होता भी आगे। ये काफ़ी चालाक रहता है शेरशाह, और इसमें जो है देखिए अफगान संघ पराजित हो जाता है और महमूद लोदी मुख्य लड़ाई से हट जाता है। अब इसके बाद 26 दिसंबर 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती। तो देखिए सबसे पहले बाबर को आराम बाग आगरा में एक जगह वहाँ दफनाया जाता है, उसके बाद जो है इसके चुने हुए स्थान पे काबुल में इसे दफना दिया जाता है। अब ये तो हो गई बाबर की लड़ाइयाँ जो प्रमुख थीं और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो चीज़ें। अब इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आप देख लीजिए। इसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा के नाम से लिखी है, जो तुर्की में लिखी गई है। याद रखना है फ़ारसी नहीं है, तुर्की में। हाँ, ये अलग बात है कि बाबर फ़ारसी का भी एक बड़ा विद्वान था। और इसकी कुछ मुद्राएं हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो एक शाहरुख नाम की मुद्रा है, ये शाहरुख खान नहीं है, शाहरुख मुद्रा का नाम है, और ये मुद्रा उसने काबुल में चलाई थी। जब वो जीतता है पानीपत में तो चांदी की मुद्राएं बांटता है खुशी में, तो काबुल में उसने चांदी की शाहरुख चलाए, और बाबरी जो मुद्रा थी उसने वो कांधार में चलाए थे। तो ये शाहरुख पूछा भी गया, इसलिए आप इसको याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। फिर बाबर ने एक पद्य शैली विकसित की तुर्की में, जिसे मुबैयान कहा जाता है। ये बाबर द्वारा विकसित की गई थी। अब ये इससे जुड़ी प्रमुख बातें हो गई। अब इसकी कुछ पत्नियां हैं बाबर की, और उनसे उत्पन्न संतानों के बारे में हम देख लेते हैं, ताकि आगे की कहानी में हमें ये मदद करेंगी। इसकी एक पत्नी रहती है माहम सुल्ताना, जो हुमायूं की माँ रहती है। उसके बाद गुलरुख बेगम दूसरी पत्नी, जो कामरान और अस्करी की माँ है। फिर तीसरी पत्नी दिलदार अगाची है, जो हिंदाल और गुलबदन बेगम की माँ रहती है। तो इस तरह से ये भाई बहन कैसे हैं, एक ही पिता की संतान है, लेकिन इनकी माताएं जो है अलग अलग हैं। तो ये आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए। और मुझे लगता है कि आज मुग़ल वंश में इतना ही हो पाएगा। अब आगे 1-2 वीडियो में मैं मुग़लों के राजनीतिक इतिहास को कंप्लीट करके आपको दे दूंगा, तो आपका मुग़ल राजनीतिक इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और चूँकि देखिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी चैप्टर है। जैसे मैंने कहा था कि प्राचीन काल में मौर्य जो है जहाँ से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, वहाँ वैसे ही आप देखिए कि मुग़ल वंश से बहुत सारे प्रश्न पीटी में बनते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, या वनडे एग्ज़ाम हो, या यूजीसी नेट हो, सीयूईटी पीजी हिस्ट्री हो, ये सारी चीज़ें। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने वो यहाँ पे अभी आपको बताई। फिलहाल आज की क्लास यहीं हमारी समाप्त होती है। और एक बार फिर मेरा उन नए दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। फिलहाल आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।